नमस्कार दोस्तों मान लीजिए आपने अपनी मेहनत की कमाई से आपने एक फ्लैट खरीदा, बैंक से लोन लिया, अब उसकी ईएमआई भी आप भर रहे हैं, लेकिन प्यार और सम्मान में आपने रजिस्ट्री में अपनी वाइफ का नाम भी जोड़ दिया। अब कुछ सालों के बाद आप दोनों के रिश्तों में खटास आ जाती है, अनबन होती है, मामला कोर्ट और डिवोर्स तक पहुंच जाता है। वाइफ मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक देती है और मेंटेनेंस के साथ साथ वो उस फ्लैट में हिस्सेदारी की मांग करती है, केवल इसलिए क्योंकि उस फ्लैट की रजिस्ट्री में उसका नाम भी है। इसलिए वो चाहती है कि 50% की हिस्सेदारी, 50% उस फ्लैट का पैसा उसे भी दिया जाए। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या केवल नाम होने से पत्नी को उस संपत्ति का आधा हिस्सा मिल जाएगा जिसका एक एक रुपया आपने चुकाया है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और भारतीय कानून के तहत इस सच को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस बात को हम एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं जो कि आजकल अदालतों में देखा जा रहा है। पति पत्नी की शादी होती है, 5-6 साल के बाद पति दिल्ली एनसीआर में एक फ्लैट खरीदता है। जो लोन है वो पति के नाम पर होता है, डाउन पेमेंट भी पति अपनी सेविंग से करता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है वह जॉइंट ओनरशिप में करवाई जाती है। अब क्या होता है, कुछ सालों के बाद पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ जाती है, दोनों में अनबन शुरू हो जाती है, पत्नी अलग रहना स्टार्ट कर देती है, मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, 30,000 रुपये का मेंटेनेंस ही बनवा लेती है। लेकिन जब मामला मीडिएशन और डिवोर्स तक पहुंचता है तो पत्नी शर्त रखती है कि जो फ्लैट है उसकी आधी कीमत मुझे भी दो, तभी बात बनेगी। अब पति परेशान कि जिस प्रॉपर्टी में एक एक पैसा पति का लगा हुआ है, क्या कोर्ट उसे उसकी संपत्ति से बेदखल कर देगी? आइए जानते हैं कि कानून क्या कहता है। तो भारत में संपत्ति के मालिकाना हक को तय करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत बनाया गया है, सोर्स ऑफ फंड। मतलब कि डीड में केवल नाम होने से ही वाइफ उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक नहीं दिखा सकती है। पैसा किसने दिया, कोर्ट ये देखती है कि उस संपत्ति को खरीदने के लिए डाउन पेमेंट किसने की है, लोन की ईएमआई किसके अकाउंट से कट रही थी, या रजिस्ट्री पर खर्चा किसने किया था। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, कि अगर कोई पति अपनी नॉन सोर्स ऑफ फंड से, मींस नॉन सोर्स ऑफ इनकम से कोई संपत्ति अपनी वाइफ या दोनों के नाम पर खरीदता है, उस सिचुएशन में भी पति उस संपत्ति का बेनिफिशियल ऑनर रहेगा जब तक कि ये पूरी तरीके से साबित ना हो जाए कि उसने वो पूरी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी। दोस्तों इस विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी कई डिसीजन आ चुके हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वाइफ का उस संपत्ति को खरीदने में कोई भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है और अगर वो कोई कामकाजी महिला नहीं है जो कि लोन पे कर रही हो, तो वो केवल ज्वाइंट नेम के आधार पर उस संपत्ति में 50% की कानूनी हकदार नहीं मानी जा सकती है। अगर पति ये साबित कर दे कि जो पूरा पैसा है वो उसकी जेब से गया है, अगर वो बैंक स्टेटमेंट, पेमेंट रिकवरी रिकॉर्ड्स दिखाकर ये साबित कर देता है कि इस संपत्ति पे जितना भी पैसा लगा है सब उसकी जेब से गया है, तो कोर्ट उस संपत्ति का एकमात्र मालिक पति को ही मानती है। दोस्तों अगर आप या आपका कोई परिचित ऐसे कुछ सिचुएशन से फंसा हुआ है तो कानून में इसके लिए स्पष्ट रूप से रेमेडी दी गई है। फर्स्ट है डिक्लेरेशन सूट। आप सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के एक केस फाइल कर सकते हैं जिसमें आप कोर्ट से मांग करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का जो एब्सोल्यूट ऑनर है वो खुद है, क्योंकि उसने इस प्रॉपर्टी के लिए कुल भुगतान, पूरा भुगतान है वो उसी ने ही किया है। सेकंड, मीडिएशन का रुख। अगर मीडिएशन का रुख वो अपनाता है तो वहां मीडिएशन में वो बैंक पेपर्स दिखाकर ये स्पष्ट कर सकता है कि इसमें 50% वाला
कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि इसे पूरी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, जो भुगतान है, जो पेमेंट है, वो उसी ने ही की है। तो अगर आपसे सहमति म्यूचुअली कंसेंट से डिवोर्स या परमानेंट एलिमनी तय की गई है तो वाइफ से रिलिक्विशमेंट डीड पर साइन जरूर लीजिए। इससे रजिस्ट्री से उसका नाम हट जाएगा। इस केस से क्या कंक्लूजन निकलता है? इस केस से ये कंक्लूजन निकलता है कि भावुकता और सुरक्षा के नजरिए से पत्नी का नाम जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन विवाद अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उस सिचुएशन में जिसने पैसा दिया उसी व्यक्ति का उस पर मालिकाना हक है, ये नियम लागू होता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने सारे वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना होगा। और अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए। और मिलते हैं अगली ऐसी ही लीगल अवेयरनेस वीडियो के साथ। धन्यवाद।